हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रेजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 17 फरवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस शहर का परफ्यूम न्यूयॉर्क में लॉन्च किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कन्नौज का। अगला क्वेश्चन है, सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण योजना में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, तीसरे स्थान पर। और इसमें पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो ध्यान रखना है, राजस्थान इसमें पहले स्थान पर है। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के दिसंबर 2021 के यानी साल 2021 के सभी उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपको केवल जनवरी मंथ की PDF डाउनलोड करनी है, जनवरी 2022 मंथ की PDF डाउनलोड करनी है, तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, PDF डाउनलोड करने में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का ऑडियो रिवीजन करना है तो इसके लिए हमने खबरी ऐप पर एक चैनल बनाया है जिस पर आप फॉलो करके खबरी ऐप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं और इसका ऑडियो रिवीजन केवल 3 से 4 मिनट के अंदर कर सकते हैं। और दोस्तों, खबरी ऐप पर आपको कैसे जुड़ना है, ये दोस्तों ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में जाना है हमें। तो यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो यहाँ पर जो ये लिंक दी गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑडियो रिवीजन करके, ये जो लिंक दी गई है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम सीधा पहुँच जाएंगे प्ले स्टोर पर। और प्ले स्टोर पर ये यहाँ पर आ जाएगा इंस्टॉल करने के लिए। तो इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है, खबरी ऐप को। तो जैसे ही आप इसे इंस्टॉल करेंगे तो थोड़ी ही देर बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल हो जाने के बाद फिर से आपको उस लिंक पर जाना है। इसे हम यहाँ पे कट करेंगे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई थी उस पर हमको फिर से एक बार क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम उस एप्लीकेशन पर पहुँच जाएंगे और यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को शुरू कर लेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से खबरी ऐप पर जो हमारा चैनल है वो यहाँ पर आ जाएगा, यूपी एग्जाम क्रेजर। और आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो फॉलो करें का बटन है इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे फॉलो करें पर, तो हम यहाँ पर फॉलो कर लेंगे। और इसके बाद जो यहाँ पर घंटी दी गई है इस पर भी आपको क्लिक करना है, जिसके लिए जो भी हम ऑडियो डालेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी। तो दोस्तों, इस तरह से आप खबरी ऐप पर हमें फॉलो कर सकते हैं और सभी वीडियोस की जो ऑडियो है वो आप तक पहुंचती रहेगी। हाल ही में उत्तर प्रदेश के पौराणिक महत्व वाले मणि पर्वत के जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ किया गया। ये पर्वत उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अयोध्या में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी कहाँ स्थापित करेगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित एक शोध से पता चला है कि असम का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जितना कार्बन अवशोषित करता है उससे कहीं अधिक कार्बन उत्सर्जित कर रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा लिखित हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक नामक पुस्तक मई 2022 में प्रकाशित की जाएगी? तो ये जो पुस्तक है वो है बिल गेट्स की, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की नए अध्यक्ष कौन बनी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गीता मित्तल। अगला क्वेश्चन है, एक विशेष संसदीय सभा ने किस देश के राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर को 5 वर्ष के दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी के। अगला क्वेश्चन है, भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना पर शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में संत रविदास जी की जयंती मनाई गई, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी में। गुरु रविदास, इन्हें रैदास के नाम से भी जानते हैं,
तो इनका जन्म हुआ था काशी में। कब हुआ था? तो माघ पूर्णिमा दिन रविवार को संवत 1433 को इनका जन्म हुआ था। दोस्तों इनके जन्म को लेकर के कई सारी भ्रांतियां हैं, लेकिन जो सर्वमान्य है वो यही है कि संवत 1433 को इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम रघु और माताजी का नाम घुरविनिया था। हिंदी पंचांग के अनुसार माघ माह में पूर्णिमा तिथि को संत रविदास जयंती मनाई जाती है और इस प्रकार 2022 में 16 फरवरी को संत रविदास जयंती मनाई गई है। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि गुरु रविदास या रैदास इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो काशी में इनका जन्म हुआ था। और जो संत रविदास जयंती है वो कब मनाई जाती है? तो हिंदी पंचांग के अनुसार माघ माह में पूर्णिमा तिथि को संत रविदास जयंती मनाई जाती है और इस बार 16 फरवरी को ये जयंती मनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन सी बनी? तो ये बन गई है डाबर कंपनी, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। आयुर्वेद उत्पाद निर्माता डाबर कंपनी भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गई है। डाबर इस उपलब्धि को हासिल करने वाली पहली भारतीय उपभोक्ता वस्तु कंपनी बन गई है। कंपनी ने वर्ष 2021-22 में देश भर से करीब 27,000 टन प्रयुक्त प्लास्टिक कचरा इकट्ठा करके उसका प्रसंस्करण एवं पुनर्चक्रण किया। इसकी प्लास्टिक कचरा प्रबंधन पहल 2017-18 में शुरू की गई थी। दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है कि आयुर्वेद उत्पाद निर्माता कंपनी डाबर जो है ये भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गई है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कौन सी कंपनी है? तो डाबर कंपनी है। दोस्तों डाबर कंपनी की अगर बात की जाए कि वर्तमान में इसके सीईओ कौन है, तो मोहित मल्होत्रा वर्तमान में इसके सीईओ हैं। डाबर कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1884 में डाबर की स्थापना की गई थी। और दोस्तों इसके साथ ही आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि जो डाबर कंपनी है इसने घरेलू प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के बारे में सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश में एक नया पर्यावरण बचाओ अभियान भी शुरू किया है। और इस अभियान के तहत वे कस्बों गाँव में स्कूली बच्चों के साथ काम कर रहे हैं और उन्हें कचरे के विभिन्न रूपों और स्रोत पर उन्हें छांटने के लाभों के बारे में शिक्षित कर रहे हैं। वे कचरे के डिब्बे, स्वच्छता सुविधाएं और आईसीसी यानी सूचना शिक्षा और संचार सामग्री प्रदान करके सरकारी स्कूलों की सहायता कर रहे हैं। तो यहाँ पर यह भी आपको ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण बचाओ नामक अभियान भी जो डाबर कंपनी है वो चला रही है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की पहली वैदिक घड़ी की स्थापना कहाँ की जाएगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उज्जैन में। उज्जैन महाकाल की नगरी उज्जैन में विश्व की पहली वैदिक घड़ी लगाई जाएगी। सम्राट विक्रमादित्य शोध पीठ चैत्र प्रतिपदा के दिन यानी 2 अप्रैल को टावर चौराहे पर वैदिक घड़ी लगाएगा। खास बात यह है कि इस वैदिक घड़ी में ग्रीनविच टाइम जोन के 24 घंटों को 30 मुहूर्त में विभाजित किया गया है। इस घड़ी को आम जनता मोबाइल और टीवी पर भी लगा सकते हैं। इसके लिए विक्रमादित्य वैदिक घड़ी मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा। यानी इस घड़ी को अगर आम जनता अपने मोबाइल पर या अपने लैपटॉप पर या अपने टीवी पर लगाना चाहते हैं तो उस पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसके लिए एक ऐप लॉन्च किया जाएगा। किस नाम से? तो विक्रमादित्य वैदिक घड़ी मोबाइल ऐप जो है लॉन्च किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को भारतीय काल गणना से परिचित कराना है। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि विश्व की पहली वैदिक घड़ी जो है वो कहाँ पर लगाई जाएगी? तो उज्जैन में ये लगाई जाएगी। कब लगाई जाएगी? तो 2 अप्रैल को ये लगाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने चीन मूल के कितने ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया? तो अभी जो है भारत सरकार ने चीन के 54 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत सरकार ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए चीनी मूल के 54 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। ऐप में सी लिमिटेड का मार्की गेम, फ्री फायर और टेंसेंट, अलीबाबा और नेट ईज जैसी तकनीकी फर्मों से संबंधित अन्य ऐप शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रतिबंधित किए गए ऐप्स 2020 में भारत द्वारा प्रतिबंधित ऐप्स के रीब्रांडेड संस्करण हैं। फ्री फायर की तुलना अक्सर पबजी से की जाती है, जो कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय मोबाइल गेम्स में से एक है। तो दोस्तों अभी जो है भारत सरकार ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए चीन मूल के 54 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है।
और इनमें से जो एक प्रसिद्ध गेम है कौन सा है, फ्री फायर, इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि चीन के 54 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा है। दोस्तों चीन की अगर बात की जाए कि चीन की कैपिटल क्या है, तो बीजिंग चीन की कैपिटल है। और चीन की करेंसी क्या है, तो रेनमिनबी चीन की करेंसी है। और वर्तमान में चीन के प्रेसिडेंट कौन है, तो शी जिनपिंग वर्तमान में चीन के प्रेसिडेंट हैं। और दोस्तों अभी जो है चीन ने दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सन बनाया था। तो ध्यान रखना है, सन बनाया किसने, चीन ने। और इसके अलावा चीन ने जो है पहले आर्टिफिशियल मून बनाया था, तो ये भी चाइना ने सबसे पहले बनाया था। अगला क्वेश्चन है, नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ान को अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बना। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, इजराइल। इजराइल नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ान को अनुमति देने वाला पहला देश बना। इजरायली नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने हर्मेस स्टार लाइनर मानव रहित प्रणाली को प्रमाणीकरण जारी करके यह घोषणा की है। हर्मेस स्टार लाइनर जिसका पंख 17 मीटर है और वजन 1.6 टन है, लगभग 7,600 मीटर की ऊंचाई पर 36 घंटे तक उड़ सकता है। और यह अतिरिक्त 450 किलोग्राम इलेक्ट्रो ऑप्टिकल थर्मल रडार और अन्य पेलोड ले जा सकता है। तो दोस्तों अभी जो है इजराइल ने नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ान को अनुमति दी है। और इस तरह की अनुमति देने के बाद जो इजराइल है वो ऐसा पहला देश बन गया है। अब दोस्तों इजराइल की अगर बात की जाए तो इजराइल की कैपिटल क्या है, तो जेरूसलम इजराइल की कैपिटल है। और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो नफ्ताली बेनेट वर्तमान में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं। और इजराइल की करेंसी क्या है, तो इजरायली शेकेल इजराइल की करेंसी है। अगला क्वेश्चन है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, भारत। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के वार्षिक कार्यक्रम 21वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन 16 से 18 फरवरी तक डिजिटल माध्यम से नई दिल्ली, भारत में आयोजित किया जा रहा है। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन किसी विकासशील देश द्वारा आयोजित अपनी तरह का इकलौता आयोजन है। और इसमें दुनिया भर से राजनीतिज्ञों, विज्ञान विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों को आमंत्रित किया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि 2022 का जो सतत विकास शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा, तो 16 फरवरी से 18 फरवरी तक इसका आयोजन किया जा रहा है। और कहां पर किया जा रहा है, तो नई दिल्ली, भारत में इसका आयोजन किया जा रहा है। और 2022 में जो ये सम्मेलन है ये कौन सा सम्मेलन है, तो 21वां ये सम्मेलन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस सिंगर कंपोजर का हाल ही में 69 साल की उम्र में मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बप्पी लाहिरी का। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये थे जाने माने सिंगर बप्पी लाहिरी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। मशहूर गायक बप्पी लाहिरी का 15 फरवरी 2022 को निधन हो गया। वे 69 वर्ष के थे। वे जुहू के क्रिटी केयर अस्पताल में भर्ती थे। बप्पी लाहिड़ी का जन्म साल 1952 में पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में शास्त्रीय संगीत में एक समृद्ध परंपरा वाले परिवार में हुआ था। उन्होंने 19 साल की छोटी सी उम्र में एक संगीत निर्देशक के रूप में अपना करियर शुरू किया था। और दोस्तों उनका आखिरी गाना कौन सा था, तो आखिरी गाना उनका था 2020 की फिल्म बागी 3 के लिए भंकस था। गायक अपनी गोल्ड चेन के लिए जाने जाते थे और उनका जो असली नाम है वो क्या था, तो अलोकेश लाहिरी उनका असली नाम था। और दोस्तों ये जो बप्पी लाहिरी हैं ये 2014 में भाजपा में शामिल हो गए थे। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि मशहूर गायक बप्पी लाहिरी का 15 फरवरी 2022 को निधन हो गया। और बप्पी लाहिरी से संबंधित आपको ये ध्यान रखना है कि कितनी उम्र में इनका निधन हुआ, तो 69 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो 1952 में पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था। और इनका जो आखिरी बॉलीवुड गाना था वो कौन सा था, तो 2020 की फिल्म बागी 3 के लिए भंकस इनका आखिरी गाना था। अगला क्वेश्चन है, एयर इंडिया के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इल्कर आईसी को। एयर इंडिया के सीईओ और एमडी के पद पर इल्कर आईसी को नियुक्त किया गया। इल्कर आईसी 1 अप्रैल 2022 से एयर इंडिया की जिम्मेदारी संभालेंगे। इल्कर आईसी टर्किश एयरलाइन के पूर्व अध्यक्ष हैं और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1994 में की थी, जिसमें उन्हें
इस्तांबुल मेट्रोपॉलिटन नगर पालिका यूनिवर्सल डिस्ट्रिक्ट के कई पदों पर नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि एयर इंडिया के सीईओ और एमडी के पद पर किसे नियुक्त किया गया, तो इल्कर आईसी को नियुक्त किया गया है, जो कि अपना कार्यकाल 1 अप्रैल 2022 से संभालेंगे। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 15 फरवरी को। हर साल 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या होता है, तो बच्चों में होने वाले कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाना और कैंसर के सही इलाज के लिए काम करना इस दिवस का उद्देश्य होता है। कैंसर दोस्तों जो होता है ये सिर्फ बड़ों में ही नहीं बल्कि बच्चों में भी मृत्यु का बहुत बड़ा कारण होता है और हर साल दुनिया भर में 3 लाख बच्चे जो है कैंसर का शिकार होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस पहली बार कब मनाया गया था, तो 2002 में चाइल्डहुड कैंसर इंटरनेशनल द्वारा ये मनाया गया था। और इस वर्ष यानी 2022 का विषय क्या रहा, यानी थीम क्या रही, तो बेहतर जीवन रक्षा 2022 की थीम रही अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस की। दोस्तों बच्चों में जो कैंसर होता है उनमें से कौन कौन सी कैंसर जो है बच्चों में होती है, हो सकता है इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए। तो ल्यूकेमिया, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के ट्यूमर, न्यूरोब्लास्टोमा, नेफ्रोब्लास्टोमा और मेडुलोब्लास्टोमा और रेटिनोब्लास्टोमा ये बचपन के कैंसर होते हैं, यानी बच्चों में ये कैंसर होने वाले होते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, मनोज तिवारी को किस राज्य के खादी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बिहार के। भोजपुरी गायक और भाजपा सांसद मनोज तिवारी को बिहार राज्य के खादी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया। तिवारी जल्दी खादी के कपड़े के उपयोग को बढ़ावा देने वाले अभियान से जुड़कर देश भर में खादी के कपड़ों का प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। मनोज तिवारी बिहार के कैमूर जिले के रहने वाले हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि बिहार राज्य के खादी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया, तो भोजपुरी गायक और भाजपा सांसद मनोज तिवारी को। दोस्तों अगर बिहार की बात की जाए तो यहाँ पर है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल है पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार और बिहार के गवर्नर हैं फागू चौहान। और बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखना है 40 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 16 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। और दोस्तों ये जो बिहार है अगर पॉपुलेशन वाइज देखा जाए कि देश में इसका कौन सा स्थान है, तो ध्यान रखना है पॉपुलेशन वाइज जो इसका स्थान है वो है 3rd नंबर पर, यानी तीसरे नंबर पर आता है ये पॉपुलेशन वाइज। वहीं अगर देखा जाए कि एरिया वाइज यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका कौन सा स्थान है, तो 12वें स्थान पर आता है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से। और दोस्तों बिहार में कौन कौन से प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखने हैं। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य ये बिहार के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। तो दोस्तों ये थे 17 फरवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो यह है कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, विश्व प्रसिद्ध मरु उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, राजस्थान। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में पहली बार आपातकाल यानी इमरजेंसी लागू किया गया? ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका, बी है कनाडा, सी है इजराइल और डी है बांग्लादेश। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।